हेलो गाइस, सो फाइनली द वाइल्डमैन मानुआ का एक्सप्लेनेशन आ गया है। हालांकि इसे मैंने बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया था क्योंकि इस पे कोई अच्छे खासे रिस्पांस नहीं आ रहे थे। फिर भी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इसे कंटिन्यू करने का रिक्वेस्ट किया, तो मैं इसे फिर से एक बार स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर इस पर रिस्पांस सही रहा तो मैं इसे पूरा कंप्लीट करूँगी। तो ये कहानी है ली तुनान के बारे में, जो एक दिन सो के उठता है तो उसे पता चलता है कि वह एक बहुत ही बड़े फार्मास्यूटिकल यानी मेडिसिन के कंपनी का सीईओ बन गया है। तो उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, तो अपने आप को चीटी काट के भी देखता है। तो अगले दिन जब वह अपने सीईओ की पोजीशन को लेने के लिए अब कंपनी के प्राइवेट जेट में जा रहा होता है, तभी वहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड अलग सी चीज़ होती है जिसके बारे में किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। वहाँ पे एकदम से मौसम बिगड़ता है और जिस जेट में ली तुनान बैठा होता है उसके एक्सीडेंट हो जाता है और वह जेट एकदम से जाकर सीधा समुद्र में जाके क्रैश हो जाता है। तो इसके आगे हम देखते हैं। तो चैप्टर 1 की स्टार्टिंग होती है और चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में एक हमें साफ़ सुथरा सुंदर सा समुंदर दिखाया जाता है, जिसके आसमान में बहुत सारे अलग अलग तरह के समुद्री पक्षी और समुद्र के किनारे स्टारफिश या जैसे बहुत सारे कॉरल्स जो समुद्र में से जो सीपियाँ आती है वो फैले हो रहे थे। और वहीं पे फिर हमारा ध्यान जाता है हमारे मेन कैरेक्टर ली तुनान और मेन लीड वाइल्ड मैन पे। तो हाँ गाइस, वाइल्ड मैन इस कहानी का मेन लीड है, जो कि उसे उसका पैर पकड़ के खींच के कहीं ले जा रहा हो। तभी ली तुनान को थोड़ा होश आता है और वह अपने आप में बड़बड़ाते हुए अपने आप से पूछता है कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ। फिर वह अपने सामने मेन लीड को देखता है, जिसके कमर में एक तलवार और हाथों में जानवरों के दांतों का ज्वेलरी होता है। तो उसे देख के वो सोचता है ये कौन है। तो वाइल्ड मैन रुकता है और ली तुनान के पीछे मुड़ कर देखता है। तो ली तुनान एकदम से देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वह एकदम से अपने आप में स्टोरी बनाने लगता है। ओह, मैं तो मर गया था ना, जब मेरा प्राइवेट जेट क्रैश हुआ था समुद्र में तो मैं मर गया था। तो इसका मतलब मैं ये ग्रिम रीपर है जो मुझे यमलोक लेके जा रहा है। तो गाइस, जो इसमें हमारा मेन कैरेक्टर ली तुनान है, तो मैं उसे तुनान कहूँगी। तो तुनान ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा एक अजीब सा चेहरा बनाता है और कहता है, अपने आप को कोसने लगता है, ये कैसी ज़िंदगी थी एकदम बकवास सी, जिसमें मतलब कि मुझे झटके में सब कुछ मिला और उसी तरह झटके में सब कुछ चला भी गया। ये बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मती है। और तभी वह एकदम से किसी युन का नाम लेता है और कहता है कि युन ने मेरे साथ बहुत ही बड़ा वाला गंदा सा मजाक किया है। तो गाइस, यहाँ से हमें दो दिन पहले का प्रोलॉग दिखाया जाता है। 2 दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है कि इस एक्सीडेंट से 2 दिन पहले क्या हुआ था। तो जहाँ पे तुनान अपने कमरे में अपने क्लासमेट सबके साथ पार्टी करके सो रहा होता है, तभी उसके फ़ोन में रिंग होती है और वह कंबल के अंदर से ही फ़ोन को अटेंड करता है और कहता है हेलो। और फिर कहता है हेलो, जल्दी बोलो, अगर कुछ बोलने लायक नहीं हो तो मैं भी फ़ोन काट रहा हूँ। तभी एकदम से चौंक के कहता है, क्या तुम सही कह रहे हो? क्या तुम्हारा मतलब है कि मेरे फादर ने मुझे चाइना आने के लिए मान गए हैं और वह अपने फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी मुझे पोजीशन देने के लिए तैयार हो गए हैं? तभी उधर से फ़ोन की आवाज़ आती है, सिर्फ तुम्हें पोजीशन देने के लिए नहीं, तुम्हें सीईओ बनाने के लिए बुलाया जा रहा है। तो उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है। अब वह अपने गालों में पिंच भी करके देखता है और इतना काफ़ी तेज़ चिल्लाता है। तभी वह कहता है, मुझे भरोसा हो गया, ये कोई सपना नहीं है, मैं फटाक से आऊँगा। तो यहाँ पर जो तुनान है
वो चाइना की एक बहुत ही ज़्यादा अमीर फैमिली का, लग्जरियस फैमिली का थर्ड जनरेशन है, जिसने कोई एक छोटी सी गलती की थी जिसकी वजह से उसके फादर ने उसे कंट्री से बाहर फॉरेन में पढ़ने के लिए भेज दिया। तभी वो एकदम से तुनान चिल्ला के हुर्रे करते हुए कहता है कि फाइनली ये दिन आ गया जिसके लिए मैंने इतने टाइम से इंतज़ार किया है। और तभी नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है, और जहाँ पे उसका प्राइवेट जेट रेडी होता है, वो अपने ब्लैक कार से आता है, प्राइवेट जेट के सामने आकर रुकता है, जहाँ पे सारे अटेंडेंट्स उसे वेलकम यंग मास्टर कह के ग्रीट करते हैं। यह सब देखकर ये तुनान को भरोसा नहीं होता है। फिर वह एकदम से कहता है, अरे ये सब तो मेरा हमेशा से मेरा ही था, भले ही बीच में मुझे इन सब से दूर रखा गया था और मैं इन सब के बारे में थोड़ा भूल गया था, लेकिन ये हमेशा से ये सब मेरा ही था। और वैसे भी लाइफ में जो सक्सेस आए, अगर वो बिना प्रॉब्लम के अगर कोई सक्सेस ना आए तो कैसे पता चलेगा कि ये सक्सेस है। तो उसे यह सब काफ़ी ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड लग रहा था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। इतना ज़्यादा जैसे कि किसी नॉर्मल इंसान को चलते रास्ते में जैसे 10 अलग अलग तरह के महंगे महंगे डायमंड्स मिल जाए, तो जैसे उसे ऐसा फील होता है, उस तरह से भी तुनान को फील हो रहा था। तभी वह अपने 5 साल के स्ट्रगल को दिखाता है और कहता है, क्योंकि मैंने एक छोटी सी गलती क्या कर दी थी, मेरे फादर ने मुझे एक फॉरेन कंट्री विदेश में भेज दिया था, जहाँ पे मैं किसी को भी नहीं जानता था, और वहीं से शुरू हुई मेरे जहाँ पे मैं बिल्कुल गरीब, वीक और एक तरह का हेल्पलेस था। अगर मैं वहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट करता तो फिर मेरी फैमिली बैकग्राउंड आके मुझे उस वाले प्रॉब्लम से नहीं निकालने वाली थी। वहाँ पे जो करना था मुझे अपने आप से ही करना था। और इसके अलावा मेरे को 3 बॉडीगार्ड्स भी असाइन कर दिए थे मेरे फादर ने, जो मेरे हर एक कामों को कंट्रोल में रखते थे। मैं क्या खाऊं, मैं क्या सोचूं, मैं क्या फील करूं, ये सब भी उन 3 बॉडीगार्ड्स के कंट्रोल में रहता था। और वो तीनों बॉडीगार्ड्स मेरे फादर के कंट्रोल में रहते थे। उन तीनों बॉडीगार्ड ने मेरा जीना हराम कर दिया था कि उनमें से कोई एक आके बोलता है कि यंग मास्टर उठो, स्कूल जाना है। तो जब वो तुनान कहता है कि नहीं मुझे 5 मिनट और सोना है, तो उसमें से एक आके उसके वो पानी डाल देता है और कहता है जल्दी उठो और ये ब्रेकफास्ट लो और रेडी होकर जल्दी चलो। तो यह थी मेरी सफ़रिंग की आधी दास्तान, जिसमें अगर मैं छुप आके अगर कॉलेज में जाके मैं कुछ जंक फूड भी खा लूँ, तो उसमें भी आके उन लोगों को अपनी टांग अड़ानी होती थी और वो लोग कहते थे कोई कोक नहीं है और कोई जंक फूड भी नहीं खाना है, और वो तुरंत लेके फेंक देते थे। जैसे कि कोई एक राजा चिड़िया को सोने के पिंजरे में रख दे, जहाँ पे उसकी कोई पर्सनल स्पेस ना रहे, उसका कोई अपना सोचने की विल पावर ना रहे। और इन सब से भी इम्पॉर्टेंट कि वो लोग मेरे पैसों को कंट्रोल करते थे, कि अगर मुझे पैसे की ज़रूरत हो तो मुझे उनके सामने जाके हाथ फैलाना होता था, और बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन भी, बहुत ज़्यादा गंदा फील होता था, एम्बैरेसमेंट फील होता था। तो इन 5 सालों में मैं अपने स्ट्रगल के दास्तान को नहीं भूल सकता। और वैसे तो एकदम से फिर हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे बोलते हैं फाइनली ये सब कुछ अब मेरा है, तो अब मैं हूँ अपने फैमिली का न्यू लीडर, जो कि एक CEO पोजीशन पे भी अपॉइंट हो रहा है, और ये सारी चीज़ें अब मेरी हैं। तो अब मैं लूँगा उन 3 बॉडीगार्ड से अपना सारा बदला, उन तीनों को ऐसे जगह पे भेजूँगा कि उन लोगों ने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा, और फिर से ऐसे काम कराऊँगा कि वो लोग अपने लाइफ टाइम में भी कभी मिलके भी करेंगे तो भी इसे ख़त्म नहीं कर पाएंगे। यह सब सोच कर वह कॉफ़ी पी रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है। तभी एकदम से उसके कहता है, ओह मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया कि कॉफ़ी मेरे मुंह की में गर्दन में ही फंस गई।
और तभी वह एकदम से सोचता है, अपना ध्यान कहीं और घुमाता है और कहता है इन सभी बदले के बीच में भी एक ऐसी चीज़, ऐसा इंसान है जिससे मैं बहुत ज़्यादा मिलना चाहता हूँ और वह मेरा वहाँ पे इंतज़ार कर रहा होगा। और तभी नेक्स्ट पार्ट में हमें एक बहुत ही बड़े कंपनी को दिखाया जाता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही होती है, तभी वहाँ पे किसी का फ़ोन बजता है और वह फ़ोन अटेंड करते ही एकदम से हेलो बोल के खड़ा हो जाता है और कहता है तुनान। तो हाँ गाइस, ये जी ग्रुप का जेशन है, वहाँ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस। तो इधर से तुनान कहता है ब्रदर जन, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ, आप मेरे आने का इंतज़ार करो। और वह उससे बात कर ही रहा होता है, तभी एकदम से पायलट रूम से अजीब सी आवाज़ें आने लगती है और पायलट काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है ये सब क्या हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए था। जेट अपने आप से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और फिर तभी आसमान में काफ़ी सारी तेज़ी से बिजलियाँ कड़क रही होती है। तो गाइज़, यहाँ पे चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। तो हाँ गाइज़, अगर आप सब में से किसी ने इस अभी तक एंजॉय कर रहे हो और चैनल को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें, फिर आगे का नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो कैसे यहाँ से चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है, जहाँ पे रोशन कहता है तुनान तुम्हारा वेलकम है यहाँ, तुम जल्दी आओ, वैसे भी हम सब तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। तभी मीटिंग रूम में एकदम से बड़बड़ से आवाज़ आने लगती है और सभी एक दूसरे में बड़बड़ाने लगते हैं कि हमने रेशम को इससे पहले इतने अच्छे से बात करते हुए कभी नहीं देखा है, इतने जेंटल वे में बात करते हुए कभी नहीं देखा है। क्या जेशन किसी को डेट कर रहे हैं? क्या तुम में से किसी को पता है कि जेशन की गर्लफ्रेंड कौन है? तभी जेशन अपने चीफ सेक्रेटरी को कहता है कि थोड़ा शांत रहने के लिए इशारे करता है। तो तभी इधर से तुनान कहता है कि जब मैं वापस लौटूंगा मुझे आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कहना है। और ये कहते समय तुनान ब्लश भी कर रहा होता है और वह कहता है कि मैं कहना चाहता हूँ। तभी एकदम से जेट का बैलेंस बिगड़ता है और वह उसका फ़ोन उसके हाथों से छूट के नीचे गिर जाता है। तभी इधर से वो कृष्ण कहता है कि तुनान क्या हुआ, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो, क्या वहाँ पे सब कुछ ठीक है? तभी तुनान सोचता है कि क्या हुआ, हो सकता है शायद आसमान थोड़ा साफ नहीं हो इसलिए अनबैलेंस हो गया होगा। तभी एकदम से प्लेन क्रैश होने लगता है, तुनान को कुछ समझ में नहीं आता है और वह वहीं पे उसे जेट में के एक कोने में उसका सिर लटक रहता है और वह वहीं पे बेहोश हो जाता है। और इधर पायलट भी काफ़ी समय पहले वो भी मर चुका होता है। उधर पायलट भी मर चुका होता है, इधर तुनान भी बेहोश हो गया होता है। तभी इधर से जोशन कहता है कि बताओ क्या हुआ, तुम आंसर क्यों नहीं कर रहे हो फ़ोन को। तभी उधर से प्लेन एकदम से क्रैश होकर समंदर में जाके टकरा जाता है और तुनान सीधा समंदर में गिर जाता है। तभी वह जब समंदर में गिर रहा होता है, अपनी आधी बेहोशी की हालत में होता है, तब वह सोच रहा होता है नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए था, मैंने ये सब कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वैसे भी मेरे पास अभी मेरे लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे करना है और मैंने उनमें से काफ़ी चीज़ों को भी नहीं किया है। और मेरे सीईओ का पोजीशन के क्या, और जो मेरी फैमिली का करोड़ों की जो जायदाद है उसका क्या मैं उन सब में से किसी भी चीज़ का एंजॉय नहीं कर सकता। और सबसे ऊपर मेरी फैमिली वहाँ वेट कर रही है मेरे लौटने का। और वैसे भी मैंने उन तीनों हरामी बॉडीगार्ड से भी अभी तक बदला नहीं लिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जिशुन मेरा वहाँ पर वेट कर रहा होगा और मुझे उन्हें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि मैं उसे लाइक करता हूँ। तभी वह एकदम से उसके सामने सब कुछ ब्लर होने लगता है और वह वहीं पे बेहोश हो जाता है और बड़बड़ा रहा होता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए,
वह एकदम से उसकी आँख खुलती है और वह कहता है नहीं, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और वह अपने सामने देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने काफ़ी ही तीखी नज़र वाला एक व्यक्ति खड़ा होता है, जिसके माथे पे कुछ रिंग सा पहना होता है और वह तुनान की तरफ ही बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा होता है। यह सब देख के तुनान काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये कौन है? देखने में तो काफ़ी हैंडसम लग रहा है, लेकिन इतना डरावना भी कैसे हो सकता है कोई? और फिर एकदम से कहता है एक वाइल्ड मैन। तो गाइस, क्या होगा यहाँ पे तुनान का, क्योंकि यहाँ पे तुनान और वाइल्ड मैन को छोड़ के कोई तीसरा पर्सन नहीं है और ये पूरा आइलैंड काफ़ी सारे ख़तरनाक जानवरों से घिरा पड़ा है। तो क्या यहाँ से तुनान अपने घर वापस जा पाएगा, या फिर वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, या फिर वाइल्ड मैन उसे बचा लेगा? तो अगर आपको इन सब के कहानियों के बारे में सवाल होगा, अगर आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस पे लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और आप सब कमेंट नहीं करते हैं, जिससे मुझे पता ही नहीं चलता कि आप सबको नई स्टोरी में कौन सा पार्ट एंजॉय किया और